नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सवाल में आपको दिया है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट अ टेम्परेचर T इज 1.5 K into T। तो थोड़ा सा आपको रेफरेंस मालूम है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। सो 1.5 kT यदि लिखा है तो हम समझ गए कि K जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसा नया नहीं दिखना चाहिए आपको कि ये KT क्या लिखा है ना। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जानी चाहिए, तो वो टेम्परेचर आपको बताना है। विल हाइड्रोजन रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एट दिस टेम्परेचर और नॉट। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है इनकी विच इज 1.5 इंटू K इंटू T, ये बराबर हो जाए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी हम जानते हैं कि यदि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और वो बंधा हुआ है उसके न्यूक्लियस से, तो हमें सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होती है। तो इतनी एनर्जी यदि हम दे देते हैं हाइड्रोजन को, तो इसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़कर इनफाइनाइट पर चला जाता है। सो 1.5 kT जो है उसे मैं बराबर कर सकता हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और यहाँ से आपको मिल जाता है टेम्परेचर T इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू K। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज हमें K की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में दी हुई है। सो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमें यूनिट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8.62 इंटू 10⁻⁻5 लिखूंगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ का कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर जाके केल्विन बन जाएगा और यहाँ से आपको मिलने वाला है 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 8.62 और यहाँ मिलेगा 10⁻5। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है लगभग 1 के आसपास आएगी और ये जो वैल्यू है ये 8 और 4 12 पॉइंट समथिंग 12 पॉइंट समथिंग जो है आने वाला है, यानी कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे 10⁻5 आपको मिलने वाला है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। ये बात सब जानते हैं कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो यही हमारा आंसर भी मिल गया और हमने ये भी बता दिया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रह पाएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि 22% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 2022 में 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। बस आपको कोड जो है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। कोड को भूलना नहीं है, दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, NKC सर लाइव कोड लगाना है, 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो हो रहा है 23 जनवरी को और 10 AM ऑनवर्ड्स। इसमें क्लास 7th 8th 9th 10th जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप और ढेर सारे जो प्राइजेस हैं आपको मिलेंगे और 20 लाख का जो है कॉलेज ग्रांट भी आपको मिल सकता है। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव यदि इसमें आपको एनरोल करना है फ्री में। तो फ्री में एनरोल करने के लिए NKC सर लाइव कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहला जो प्राइस है इसमें वो मैकबुक है, आईफोन 2nd और 3rd को, और आईपैड, इकोडॉट और अमेजोन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और कुछ बैचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 3 बैचेस हैं यहाँ पे। ये जेई मेन और एडवांस 2023 में जिनको देना है क्लास 11th के बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और ये एक रैपिड रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन बैच है जो जेई 22 में देने वाले हैं। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के जो हाईलाइट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्लास 11th का रिवीजन भी होगा और क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इन सारे बैचेस में और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है और जो बेस्ट अप्रोचेज हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको अप्लाई करना है NKC सर लाइव। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई 2022 के लिए जो बहुत ही नज़दीक है,
और टेस्ट सीरीज जो है 9 जनवरी को होने वाली है स्टार्ट, और यहाँ पे हर संडे होने वाली है 2 से लेके 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और इनके सॉल्यूशंस और आपकी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जो है आपको दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है इसमें और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और यदि आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी विच इज 3/2 kT is equal to the energy needed to take a hydrogen atom from its ground state to n is equals to 3 state। तो ये सवाल जैसा पिछला सवाल है बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हमने किया था, और इस सवाल में n is equals to 1 से n is equals to 3 तक इसे उड़ाना है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर देंगे, जो k की वैल्यू है उसे पिछले वाले सवाल से टिप दीजिए और आपको टेम्परेचर का आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Average lifetime of hydrogen atom excited to n is equals to 2 state is 10 raised to the power -8 सेकेंड। अब देखिए सवाल तो है ही, लेकिन ये सवाल हमको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा है, एक फैक्ट हमको बता रहा है जो भी मैं पॉइंट आउट करता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द एवरेज बिफोर इट जंप्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो देखिए जब हम बात करते हैं ना कि ये मान लीजिए आपके पास बोर ये एक एटम है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ ये हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, सबसे स्टेबल इसका ऑर्बिट है ये, लेकिन जैसे ही जब इसको एनर्जी दे दी जाती है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट में कूद जाता है। ये आप सब जानते हैं, ये हो सकता है यहाँ से यहाँ कूद जाए, हो सकता है यहां से यहां चला जाए, हो सकता है यहां से और बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है इनफाइनाइट पर चला जाए। वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी जो है हमने सप्लाई की है इस एटम को। लेकिन जब ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वहां पर ये तिल मिला जाता है, वहां पर ये स्टेबल नहीं रहता, वहां पर ये अनस्टेबल रहता है, और बहुत ही कम समय के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट में जंप मार देता है। इसको हमने एक्साइट कर दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और वहां पर ये कुछ समय के लिए रुकता है और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में जो है एक फोटोन यहां पर निकलता है, एक फोटोन यहां पर निकलता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और साथ में डी एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो लगभग इतने ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻8 सेकंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रह पाता है और फटाफट से जो है वो नीचे की आ जाता है, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो पूछा है कि जब ये यहां से यहां कूद रहा है, मतलब ये 10⁻⁸ सेकंड के लिए यहां पे टिकता है एक्साइटेड स्टेट में, तो कितने चक्कर लगा लेगा, कितने चक्कर लगा लेगा इस पूरे टाइम इंटरवल में, कितने चक्कर ये लगा लेने वाला है। तो हम जानते हैं कि n = 2 जो इसकी स्टेट है, n = 2 जो इसकी स्टेट है, उसका टाइम पीरियड कितना है निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = 2 स्टेट, जो स्टेट है n = 2 की, इसमें टाइम पीरियड कितना है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टाइम पीरियड 2πr / v। ये जो है टाइम पीरियड यहाँ पे मिल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसे 2πr, रेडियस को मैं लिख सकता हूँ 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा z, ऊपर आ जाएगा आपके पास n², और नीचे आ जाएगा आपके पास v विच इज 2.18 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ आ जाएगा आपके पास n, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास z। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 पुट करिए और z की वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ पे z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपको टाइम निकल जाने वाला है कि टाइम पीरियड कितना होगा सेकंड्स में। आपको मिल जाएगा यहाँ पे t सेकंड्स इसका टाइम पीरियड, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में इसे t सेकंड्स लगते हैं। हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास है 10⁻⁻8 सेकंड्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड
रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इज इक्वल टू कितना टाइम है हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है, t सेकेंड लगते हैं, t सेकेंड्स लगते हैं, t सेकेंड्स लगते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये कैलकुलेशन आपको समझा सकता हूं यदि आप चाहें तो। जैसे मान लीजिए आप जो है जा रहे हैं टाउन ए से टाउन बी, मान लीजिए कोई भी नाम दे दीजिए इसे आप दे दीजिए दिल्ली, और ये मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, लेट्स से आप जा रहे हैं आगरा जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं आगरा। तो दिल्ली से आगरा के रास्ते में आप कार से जा रहे हैं, रास्ते में पड़ती है एक आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम जो है आपको रास्ते में दिखाई देती है, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कहते हैं कि आपके पास 2 मिनट का समय है, आपको जो करना है वो कर लीजिए, आइसक्रीम खानी है खा लीजिए। तो आप जानते हैं कि एक आइसक्रीम को खाने में 2 मिनट मुझे लगते हैं और मुझे टोटल 5 मिनट का टाइम मिला है, 5 मिनट का टाइम मिला है। तो आप समझ गए कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 2 पूरी की पूरी आइसक्रीम खा सकता हूं और 2.5 आइसक्रीम खा सकता हूं। 2.5 आइसक्रीम खा लूं और बाकी की जो आधी आइसक्रीम है उसको मैं कार में बैठ के खा लूं, या 2 आइसक्रीम पूरी खा लूं और आधा सेकंड पहले ही मैं कार में बैठ के वापस आ जाऊं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं हम कि 10⁻⁻8 सेकंड जो है वो टोटल टाइम हमारे पास है, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में हमें t सेकंड्स का टाइम लग रहा है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इतने कंप्लीट कर लेगा इस टाइम इंटरवल में। समझ में आई बात? तो ये था सवाल, आसान था सवाल काफ़ी, लेकिन लैंग्वेज जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार कैसे करेंगे इसको सॉल्व, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या निकालना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। तो पहले मैं आपको यहां पे रिवाइज करवा दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मान लीजिए आपके पास एक लूप है और लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n के बराबर हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप में n के बराबर है। करंट जा रहा है इस तरीके से, करंट जा रहा है इस तरीके से। इस लूप का जो एरिया है, वो एरिया किसके बराबर है? a के बराबर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। यदि हम करंट के सेंस में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो जो इरेक्ट थंब की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। राइट हैंड से हमें करना है, हमें करंट के सेंस में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, कर्ल करना है, कर्ल करना है, इस तरीके से नेचुरल मूवमेंट में कर्ल करना है। ऐसे मत कर देना, गलती से टूट जाएगा हाथ। तो ऐसे जो है हम इसे कर्ल कर सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। अब जब हम बात करते हैं ऐसे एक एटम की बात करते हैं तो एटम में हमें इलेक्ट्रॉन पहले दिखता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए करंट यदि जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस वायर में जा रहे होंगे ऑपोजिट सेंस में। ऑपोजिट सेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होंगे। तो डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो भैया ठीक है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है बीच में और यहाँ ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व हो रहा है। हमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा I = चार्ज अपॉन टाइम। टाइम जो है टाइम पीरियड के बराबर है। इसे मैं लिख सकता हूँ E/2π R0/V0। R0/V0 ये हमें करंट मिल चुका है। यदि इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया आ जाने वाला है पाई R0 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस R0 के बराबर मान रहा हूँ, यानी कि ये जो आपके पास ऑर्बिट का रेडियस है R0 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आ जाएगा आपके पास पाई R0 का स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे 1 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्न 1 के बराबर है, एक ही लेयर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है वो होगा NIA के बराबर। करंट इज चार्ज E अपॉन 2π R0, यहाँ पे आ जाएगा V0 इंटू एरिया आएगा आपके पास पाई R0 का स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, R0 से एक R0 गया, सो E V0
R0 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिल जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, V0 को लिखेंगे 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, n और z सब 1 के बराबर हैं, R0 लिखेंगे आप 0.529 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, सब z n का स्क्वायर। तो सब n और z की वैल्यू जो है 1 के बराबर पुट करनी है, तो आपको यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो भी पता लग जाने वाली है। एम्पियर मीटर स्क्वायर में हमें आंसर भी मिल जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। आगे चलें, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शो दैट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम यहां दिया है L इज इक्वल टू mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है mvr, इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और आयंस के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पेशी हैं उनके लिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। फाइंड इट्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यदि बात करें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, यानी कि आपका जो m है जो हम निकाल चुके हैं इससे पिछले वाले सवाल में EVR के बराबर। मैं किसी पिछले वाले सवाल में हमने ग्राउंड स्टेट पे जो प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन उसके लिए बात की थी। अब मैं ये बात कर रहा हूं एक जनरल इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि वो n = n में रिवॉल्व कर रहा है तो, n = n में रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, nth ऑर्बिट में उसकी स्पीड और nth ऑर्बिट का रेडियस, ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल चुका है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये हमारे पास है mvr के बराबर। यहाँ पे v nth ऑर्बिट में उसका स्पीड और ये आपके पास मिल जाएगा क्या, nth ऑर्बिट का रेडियस। इन दोनों के रेशियो की यदि बात करें m/l तो आपको मिलता है EVnRn डिवाइडेड बाय mVnRn। Rn से Rn गया, Vn से Vn गया, आपको मिल जाता है E/m। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट आ रही है। ये वैल्यू ना z पे डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू ना n पे डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यदि आप HC वर्मा कर रहे हो पूरी शिद्दत से और कोई सवाल आपसे ना हो और उसके अगले सवाल भी ना हो और उससे अगला सवाल भी ना हो, उससे पिछला सवाल भी ना हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे सवाल जो HC वर्मा में दिए हुए हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं लगातार में वो आपस में रिलेटेड हों, और उनमें से जब भी कोई सवाल हो जाएगा आपसे सारे सवाल जो है हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप हिम्मत नहीं हारें, बस लगातार सवालों को करते रहें, वही आपके काम में आने वाला है। सिर्फ जो आपने मेहनत की है वही काम में आएगा। आपने कुछ भी देखा ये सब काम में नहीं आने वाला। ये वीडियो आप कितनी बार देख लीजिए, ये काम आपके नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खुद से प्रैक्टिस जो है उसकी बराबरी कोई नहीं करवा सकता आपको। कोई भी जो है, भगवान भी आके आपको पढ़ाए तो भी आपको नहीं सिखा सकता। जब तक आप खुद अपने हाथों से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को नहीं कर पाएंगे दोबारा भी।